अभी कुछ समय पहले न्यू जर्सी में ही हिमांशु जी पाठक के घर एक हिंदी काव्य गोष्ठी हुई। उसमें जब हमारे देवेंद्र भाई ने एक कविता पढ़ी हिंदू राष्ट्र को लेकर, कुछ विवाद उत्पन्न हुआ, लेकिन उस विवाद के अंदर ये भी बड़ी भली बात हुई कि भाई देवेंद्र सिंह जी से मेरा परिचय भी हुआ और इनका कहना था कि एक गोष्ठी हम राष्ट्र के नाम करेंगे, हिंदुओं के नाम करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि इसमें आप सच बोल सकेंगे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज गणतंत्र दिवस के दिन न्यू जर्सी में ही फिर भारतीयों के बीच में ये गोष्ठी रखी गई है। तो मैं आभारी हूँ आप सभी का। मैं चाहता हूँ बड़ी अच्छी अच्छी बातें करूँ और हम करते भी हैं। देश की बात जब आती है हम देश का गुणगान करते हैं, लेकिन जैसी मेरी इच्छा है मैं सत्य बोलूँ, और सत्य बोलूँ। आप सब जानते हैं सत्य कड़वा होता है। ये मेरा सत्य कड़वा है, क्योंकि आज देश की जो परिस्थितियां हैं उन पे कई बार हम कोरोना आता है, इच्छा होती है खूब हंसी की बात करें। पिछले दिनों हमने अमेरिका में कई प्रोग्राम किए, लोगों ने कहा था हंसी की बात करो, हंसी की बात करो। मेरा कहना दोस्तों, हम हंसें ये बहुत अच्छी बात है, हम हंसें, लेकिन ध्यान रखें कि हमारे ऊपर लोग ना हंसें। हमारे ऊपर लोग ना हंसें तो कुछ कड़वी बातें कहनी पड़ेंगी। हम गणतंत्र की बातें करें, लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन हम ये बात जरूर विचार करें कि आजकल हमने गणतंत्र की हालत क्या कर दी है। कई बार मुझे लगता है कि आज हमारा तंत्र गणतंत्र ना होकर गणतंत्र हो गया है। तो मैं आज जो कि अपराधों के आगे सरकारों का खुला समर्पण है। ये कौन नहीं जानता कि पुलिस खुद अपनी रक्षा के लिए हफ्ता देती भारत में, तब कहना पड़ता है कि अपराधों के आगे सरकारों का खुला समर्पण है, अपराधों के आगे सरकारों का खुला समर्पण है। ऐसे एक गणतंत्र तुम्हारा स्वागत है, अभिनंदन है। ऐसे एक गणतंत्र तुम्हारा स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ तिरंगा चिंदा चिंदा करने की आजादी है। आज तक किस अपराधी को दंड मिला तिरंगा फाड़ने के लिए? नहीं। कहीं न्यायपालिका बीच में आई, कहीं ये लोग बीच में आए, कहीं वो लोग बीच में आए, तिरंगा फाड़ दिया गया। हाँ, बंद जेलों में लोग हैं, वो लोग बंद हैं जिन्होंने वंदे मातरम के नारे लगाए, परंतु तिरंगा फाड़ने वालों को आज तक कोई सजा हुई हो तो बताया मुझे कि यहाँ तिरंगा चिंदा चिंदा करने की आजादी है, जिंदा रहने पर पाबंदी मरने की आजादी है। संविधान में आग लगा कर तापो ये आजादी है, हाथों को चाहे जिसकी गर्दन नापो आजादी है। आजादी है हर दुश्मन को ले आओ हथियारों को, और विदेश को आजादी कब्जा लो सभी बाजारों को, और विदेश को आजादी कब्जा लो सभी बाजारों पर। इस आजादी में बस केवल राष्ट्र प्रेम पर बंधन है, इस आजादी में बस केवल राष्ट्र प्रेम पर बंधन है। ऐसे एक गणतंत्र तुम्हारा स्वागत है, अभिनंदन है। ऐसे एक गणतंत्र तुम्हारा स्वागत है, अभिनंदन है। वंशवाद पर प्रजातंत्र इस भारत का बलिहारी है, वंशवाद पर प्रजातंत्र इस भारत का बलिहारी है। एक आज्ञा 10 जनपद की संसद से भी भारी है, मत की पेटी रखी हुई है बम बंदूक की छांव में। किस बात पर लालू को गाली दे? आप बताइए, क्या आपके सामने यह परिस्थिति हो कि मत पेटी रखी हुई हो और सरेआम घोषणा हो, किसी ने अगर वोट डालने की कोशिश की तो हाथ काट दिए जाएंगे, और यदि आपके सामने गोली चल भी जाए और वोट डालने वाले का हाथ काट दिए जाए तो क्या आप हिम्मत करेंगे वोट डालने की? बोलिए। और यदि आप हिम्मत नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको फालतू चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की कोई जरूरत भी नहीं। अगर राष्ट्र के लिए आगे आना है, अगर धृतराष्ट्र को गाली देना है तो आपको खुद को धृतराष्ट्र बनना छोड़ना पड़ेगा। क्यों? कि वंशवाद पर प्रजातंत्र इस भारत का बलिहारी है, एक आज्ञा 10 जनपद की संसद से भी भारी है। मत की पेटी रखी हुई है बम बंदूक की छांव में, प्रजातंत्र ना जा पाया अब तक भारत के गांवों में। वादे आश्वासन की भरमार होने की हालत ऐसी, 2 रुपये में खुले आम है 1 किलो डेमोक्रेसी, 2 रुपयों में खुले आम है 1 किलो डेमोक्रेसी। शेषन पर देखा नेशन पर अनदेखा सा बंधन है, शेषन पर देखा नेशन पर अनदेखा सा बंधन है। ऐसे एक गणतंत्र तुम्हारा स्वागत है, अभिनंदन है। ऐसे एक गणतंत्र तुम्हारा स्वागत है, अभिनंदन है। ये बातें संभव है आपको लगे कुछ समय पहले जी कर रहा हूं, लेकिन जरूरी आपको कुछ समय पहले से भी गणतंत्र से दिखाता लाऊं
कि देश की समृद्धि हेतु जनता ने जिनको वोट दिया, देश की समृद्धि हेतु जनता ने जिनको वोट दिया, गले रुपए का खुद उन प्यारे हाथों ने ही घोट दिया। आजादी मिल गई विदेशी कंपनियों को आने की और स्वदेशी छोटे छोटे उद्योगों को खाने की, खुली नीति ने गला दबाया बापू के अरमानों का, बेच दिया अधिकार कृषि उद्योगों खनिज खदानों का, बेच दिया अधिकार कृषि उद्योगों खनिज खदानों का। G7 की हाँ जी डंकल का पदवंदन है, G7 की हाँ जी डंकल का पदवंदन है। ऐसे एक गणतंत्र तुम्हारा स्वागत है अभिनंदन है, ऐसे एक गणतंत्र तुम्हारा स्वागत है अभिनंदन है। आजादी है यहाँ तिरंगे पर भी रोक लगाने की। कौन सा अंतर आया आजादी में? आजादी के पहले हम पढ़ते हैं इतिहासों में, लोग तिरंगा झंडा लेकर निकलते थे, हम तिरंगा झंडा फहराएंगे। अंग्रेजों की फौज बीच में आती थी, गोलियां चलती थी, तिरंगा फहराने वाले वहीं ढेर हो जाते थे। आजादी के बाद भी 3 बीघा क्षेत्र में तिरंगा झंडा फहराने के लिए लोग निकले, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए, फिर गोलियां चली, फिर लोग ढेर हो गए। इस आजादी के पहले कहते थे महात्मा गांधी निकलते थे, अच्छे घरों की महिलाएं निकलती थी, शराब की दुकानों के सामने पिकेटिंग करती थी, शराब बेचना बंद करो, अंग्रेजों शराब बेचना बंद करो, ठेके बंद करो। अंग्रेज लोग हमला करते थे। आज हमारी आजादी है, हमने सरेआम शराब की धारा में पूरे देश को डुबो दिया। वो हमारी का गुलामी का कालखंड था, जब जो वंदे मातरम कहता था जेल जाता था। आज इस आजादी में भी जो वंदे मातरम बोलता है जेल जाना पड़ता है। कितने ही केस लगे हुए हैं। इस आजादी में एक मंत्री को सिर्फ इसलिए इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उसने फरमान निकाला था वंदे मातरम गाना स्कूलों में अनिवार्य है। किस बात के लिए हम कहें हम आजादी है? आजादी किनको मिली है? आजादी इनको आजादी है। बम फोड़ दो आजादी है, बम फोड़ने के बाद जेल के अंदर पटक दो क्योंकि आपको मानवाधिकार मिलेगा, और बम फोड़ने के बाद में एक विमान का अपहरण कर लो और अपने लोगों को छुड़ा ले जाओ। इस बात की आजादी है। आजादी आतंकवादियों को है, आजादी मानवाधिकार की है। हम भूल गए उस बात को। पंजाब का आतंक मिटाने में एक व्यक्ति का हाथ रहा था। संभव है आप अमेरिका के लोग पढ़ते हो इन घटनाओं को, पर एक व्यक्ति का नाम लेता हूं। उस व्यक्ति का नाम था अमर सिंह संधू, एक पुलिस ऑफिसर जिसने जान पर खेलकर कई आतंकवादियों को पकड़ कर जेल में डाला। किंतु बाद में तमाम मानवाधिकार लोगों ने उस पर आरोप लगाए, और तमाम सैकड़ों लोगों ने आरोप लगाया मानवाधिकार का उल्लंघन किया, और 50 पिटीशन उस व्यक्ति पर दायर की गई, और अंत में उसको उठाकर जेल के अंदर बंद किया गया। और बंद किन लोगों के साथ किया गया? बंद किया गया उन आतंकवादियों के साथ में ही। और आतंकवादियों ने उसको इतना सताया, अंत में उस अमर सिंह संधू ने एक पत्र लिखकर आत्महत्या की है कि मैंने जो किया है देश के लिए उसका परिणाम मुझे यही मिल रहा है। उसने अपनी आत्महत्या की। आपको लग रहा होगा कि मैं हंसी की बात करना है, लेकिन कैसी बात करता हूं। लेकिन दोस्तों कहता हूं, हमारे आंसुओं के पार हंसी का संसार मिलेगा, वरना इन आंसुओं की धारा में हम सब डूबकर मर जाएंगे। हमारी हंसी खोखली साबित होगी। इसलिए कहना चाहता हूं कुछ दर्दीली बातों को कि आजादी है यहाँ तिरंगे पर भी रोक लगाने की, आजादी है यहाँ तिरंगे पर भी रोक लगाने की, और विदेश के ध्वज भारत की भूमि पर लहराने की। बम विस्फोट करा करा अपने गुस्से का इजहार करो। तमाम लोग बोलते हैं बंबई में जो बम विस्फोट हुए हैं ये तो बाबरी मस्जिद का गुस्सा है। उनका हिमायत, उनकी बचाव करना, उनके पक्ष में दलीलें देना, ऐसे लोग भी किस दंड के हकदार हैं ये आप लोगों को सोचना चाहिए। कि आजादी है यहाँ तिरंगे पर भी रोक लगाने की, और विदेश के ध्वज भारत की भूमि पर लहराने की। बम विस्फोट करा करा अपने गुस्से का इजहार करो, स्वतंत्रता दिवसों को काला कहकर बुरा प्रचार करो। मानव अधिकारों की बातें करने वाले खूनी हैं, पूरी आजादी उनको जो आदमखोर जुनूनी है, पूरी आजादी उनको जो आदमखोर जुनूनी है। विस्थापित हिंदू की जिसमें आहें आंसू क्रंदन है, विस्थापित हिंदू की जिसमें आहें आंसू क्रंदन है। ऐसे एक गणतंत्र तुम्हारा स्वागत है अभिनंदन है, ऐसे एक गणतंत्र तुम्हारा स्वागत है अभिनंदन है। इतिहास गुलाम तुम्हारा चाहे जिसे महान कहो। इतने वर्षों से क्यों इतिहास कांग्रेस की बैठक नहीं हो रही है? हिस्ट्री कांग्रेस की बैठकें क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आज तक जो इतिहास पढ़ाया गया अब झूठा साबित हो रहा है। और तुम्हारा इतिहास अकबर महान, महाराणा प्रताप महान नहीं। आज तक महाराणा प्रताप को महाराणा प्रताप पद भ्रष्ट देशभक्त थे, इसको कहने वाले इतिहासकार।
हम उस इतिहास को नहीं मानते जिसमें महाराणा प्रताप को महान नहीं माना जाता। इस इतिहास को वो माने जो अकबर को महान कहते। वो अकबर, ये इतिहास क्यों नहीं पढ़ा जाता कि अकबर मीना बाजार लगवाता था आगरा में, और मीना बाजार में खुद औरतों के वेश में बुर्का पहन के जाता था, और जो औरत पसंद आती थी उसको ले आता था। ये भी इतिहास है। बीकानेर की किरण देवी, बीकानेर की राजकुमारी किरण देवी उस मीना बाजार में आई थी, और उसको अकबर की बानियां बहला फुसला कर ले गई, और जब अकबर के सामने जाकर पहुंची, उस राजकुमारी ने अकबर की बुरी नीयत को देखा, और बताते हैं अकबर को गिराकर उसकी छाती पर छुरी लेकर चढ़ गई थी, तब अकबर ने उसको बहन मान के माफी मांगी। ये भी तो इतिहास है। ये क्यों नहीं पढ़ा जाता है? ये क्यों नहीं इतिहास पढ़ा जाता? अकबर ने तुलसीदास को कैद किया, ये इतिहास क्यों नहीं पढ़ाते? दिल्ली की जगह गवाह है, ये इतिहास क्यों नहीं पढ़ाते? कुतुब मीनार बनाने वाला कौन था? अभी तक पढ़ा जाता। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई, क्या खाक बनाई? उस कुतुब मीनार के सामने गवर्नमेंट का शिलालेख लगा हुआ है, 24 मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार का निर्माण किया गया है। क्यों नहीं पढ़ाते? आज तक इतिहास में कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई है। अब पता चल रहा है जब कुतुब मीनार के पत्थर निकल रहे हैं, अंदर से मूर्तियां निकल रही हैं, तब पता लगता है असली इतिहास कौन है। लेकिन इतिहासकार इस बात पे मौन है। तब मुझे कहना पड़ता है दोस्तों कि हे इतिहास गुलाम तुम्हारा, चाहे जिसे महान कहो, पापाचारी अकबर का ऊंचे स्वर में गुणगान कहो। आजादी है वीर शिवाजी को पथभ्रष्ट कहने की, आजादी है वीर शिवाजी को पथभ्रष्ट कहने की, और राणा को गाली देकर भी भारत में रहने की। आजादी है झूठ कहो कि आए आर्य विदेशों से, आजादी है गधा पढ़ाकर मुक्ति पाओ गणेशों से। आजाद मालूम होगा पहले बच्चों को पढ़ाते थे का कमल का, खा खरगोश का, ग गणेश का। तो ये तमाम सेक्युलर, वही सेक्युलर जो आज राम जन्मभूमि के विरोध में खड़े हैं, वही सेक्युलर जो आज हमारी कविताओं को सांप्रदायिक कहते हैं, उन्हीं तमाम लोगों ने कहा गणेश, गा से गणेश को पढ़ाओ। अब उनको कौन समझाए कि गा गणेश बुद्धि के देवता है। वो कहते नहीं गणेश तो सांप्रदायिक है, क्योंकि गणेश हिंदुओं के देवता है, तो फिर गा से क्या पढ़ाएं? फिर बोलते एक काम करो, गा से गधा पढ़ा लो। तो आजकल स्कूल में गा से गमला और गा से गधा पढ़ाया जाता है, क्योंकि गधा धर्मनिरपेक्ष है। तभी मुझे कहना पड़ता है कि हाँ गधा धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष गधे हैं। एक ही बात का उत्तर है, क्योंकि गणेश सांप्रदायिक है, गधा धर्मनिरपेक्ष है। तो मुझको भी स्पष्ट रूप में कहना पड़ता है कि हाँ गणेश सांप्रदायिक है और धर्मनिरपेक्षतावादी गधे हैं। उन्होंने खुद ने साबित कर दिया इस बात कहकर। तब कहता हूं कि हे इतिहास गुलाम तुम्हारा, चाहे जिसे महान कहो, पापाचारी अकबर का ऊंचे स्वर में गुणगान कहो। आजादी है वीर शिवाजी को पथभ्रष्ट कहने की, महाराणा को गाली देकर भी भारत में रहने की। आजादी है झूठ कहो कि आए आर्य विदेशों से, और आजादी है गधा पढ़कर मुक्ति पाओ गणेशों से। वोट की दृष्टि से शिक्षा इतिहासों में परिवर्तन है, ऐसे एक गणतंत्र तुम्हारा स्वागत है अभिनंदन है, ऐसे एक गणतंत्र तुम्हारा स्वागत है अभिनंदन है। दोस्तों मैं जानता हूं ये कविता मैंने तालियों के लिए नहीं पढ़ी, और क्या करूं, आज मजबूरी जब सीने में इतना दर्द छुपा हो तो मुझे कहना पड़ता। दोस्तों आपने मेरी हंसी का बहुत बार आनंद लिया कई कवि सम्मेलनों, लेकिन चाहता हूं आज वास्तव में दर्द की बात करूं, आज वास्तव में आंसू की बात करूं, आज अंगारों की बात करूं। क्यों? मैं फिर सुनाऊंगा, फिर एक कार्यक्रम करूंगा जिसमें फिर आपको हंसने का मौका मिलेगा। लेकिन आज तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गीत में बधाइयों के फिर कभी सुनाऊंगा, कि गीत में बधाइयों के फिर कभी सुनाऊंगा, छंद रस अलंकरण के फूल फिर खिलाऊंगा। गीत में बधाइयों के फिर कभी सुनाऊंगा, छंद रस अलंकरण के फूल फिर खिलाऊंगा। वीणा वादिनी मनग्न है कला के नाम पे, वीणा वादिनी मनग्न है कला के नाम पे। कला के नाम पे बहुत आसान है, तमाम कलाकार कहां मर जाते हैं। हुसैन को एक बार बोलकर देखें, यदि हिम्मत है तो ईसा मसीह का नंगा चित्र बनाए, मरियम का नंगा चित्र बनाए, एक बार अल्लाह का तस्वीर दिखाकर बनाए, पैगंबर साहब का चित्र बनाकर बताए। यदि नहीं बना सकते हो तो तुमको किसने हक दिया है हिंदू समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का? और यदि तुमको हिंदू समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का हक है तो हमको भी तुम्हारे शरीर के साथ खिलवाड़ करने का हक होगा। तुम आज बच गए, हमला करने में बच गए, हमारे लोगों की गलती थी, गलत तरीके से हमला किया। यदि तुमने फिर खिलवाड़ किया भावनाओं के साथ तो याद रखो तुम किसी को शरीर दिखाने लायक नहीं बचोगे, हम तुम्हारे शरीर के साथ खिलवाड़ कर लेंगे। अब हिंदू इतना कायर नहीं, ये हमारे आंसू एक दिन अंगारे बनकर फूटेंगे और तुम सब जलकर राख हो जाओ।
कि गीत में बधाइयों के फिर कभी सुनाऊंगा, गीत में बधाइयों के फिर कभी सुनाऊंगा, छंद रस अलंकरण के फूल फिर खिलाऊंगा। वीणा वादिनी मनग्न है कला के नाम पे, शब्द बिक रहे हैं आज पायलों पे जाम पे। हैं ज्वलंत प्रश्न इनसे आंख ना चुराइए, हैं ज्वलंत प्रश्न इनसे आंख ना चुराइए। आज सिर्फ पीड़ाओं के स्वर ही लेते जाइए, आज सिर्फ पीड़ाओं के स्वर ही लेते जाइए। प्रांतवाद के जहर से मात मेरी त्रस्त है। आप यहां 7 समंदर पार बैठकर भी भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। क्यों भारत माता क्यों? आज तक विश्व में किसी और देश को कोई संबंध दिया गया नहीं। संबंध और देशों को मान्यता प्राप्त होते ही नहीं है। आपके यहां तो आपने देखा होगा, हिंदी में हम बोलते हैं चाचा ताऊ नाना नानी फूफा बुआ, 1000 तरह के संबंध है। पर विदेश में जो भी संबंध होता है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। अगर लॉ नहीं है तो कोई ब्रदर सिस्टर नहीं, कोई फादर नहीं, कोई मदर नहीं है। हर चीज लॉ से निर्धारित है। भारत में कोई सिस्टम लॉ से निर्धारित नहीं होता है। भारत में संस्कृति सिखाती है, भारत में राज्य से बढ़कर संस्कृति है। इसलिए जो आज तक सिखाते आए नेहरू जी का इतिहास, इंडिया इज मेकिंग ए नेशन। राजनीतिक दृष्टि से इंडिया भले नेशन बन रहा हो, पर भारत में राजनीति का कुछ नहीं है। आज से हजारों साल पहले भी आप जब भारत जाते होंगे, देखते होंगे, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने में कौन सी परंपरा जिसने भारत को बांधा हुआ है? ये तीर्थ यात्रा हमारा केवल धर्म का काम नहीं है, ये तीर्थ यात्रा हमारी राष्ट्रीय परंपराएं हैं। किसने आज तक भारत को जोड़ा है? आज लड़ते हैं केरल और उत्तर आपस में, आज अलग अलग प्रांत आपस में लड़ रहे हैं। बिहार भोपाल से बात नहीं करेगा, भोपाल वाला बगल के शहर से बात नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश बंगाल से बात नहीं करेगा, बंगाल उत्तर प्रदेश से बात नहीं करेगा। आज इन प्रांतों को अलग अलग किसने प्रांतीयता के जहर में डुबोया? हमारी राजनीति ने। हमारी राजनीति, उसको राजनीति कहना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है वो पहले नेता शब्द बड़ा गौरव का शब्द होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लगता था नेता नाम कितना ऊंचा है। राजनीति राम ने भी की, लेकिन आजकल राजनीति भ्रष्ट बन गई। और कई बार तो लोगों से अगर बोल दो किसी से, अरे भाई नेता तो बोलता भले गधा के लो पर नेता मत को। ये हालत जो आज हमारी हुई है, तब दोस्तों कहना पड़ता है प्रांतीयता अगर नष्ट करना है तो राष्ट्रीयता जागृत करनी पड़ेगी, और राष्ट्रीयता जागृत करनी है तो भारतीय संस्कृति को जगाना पड़ेगा। उस राष्ट्रीयता को जिसमें आज भी अगर बद्रीनाथ पर पूजा करने वाला पुजारी होता है तो वो केरल के नंबूद्रीपाद ब्राह्मण जाति का होता है। और आज भी अगर रामेश्वर में किसी को जल चढ़ाया जाता है तो वो जल उत्तर की गंगा का जल रामेश्वर को चढ़ाया जाता है। आज भले ही भारत का कैलाश पर्वत चाइना के कब्जे में है। किनके कब्जे में? चाइना के कब्जे में है। कैलाश पर्वत हमारे पास नहीं है। हम भगवान शंकर के नारे लगा लें, लेकिन हमको पता नहीं कैलाश चाइना के पास होने दो, हम केवल प्रतीक लेकर बैठे हुए हैं। अब भारत के प्रतीक दोस्तों ऐसे प्रतीक नहीं है। मैं जो अभी एग्जीबिशन वेस्ट इंडीज में लगाई थी उसका नाम ही था हिंदू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमारी एक एक परंपराओं के अंदर विज्ञान है। यदि हम तिलक लगाते हैं तो उसका भी कारण है, उसके पीछे विज्ञान है कि इस जगह हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, चोटी रखते हैं उस स्थान पर पीनियल ग्लैंड होती है। एक एक चीज का कारण है, एक एक चीज को लेकर ये एक अलग विषय है। इसके लिए फिर कभी आपके बीच में अलग से उपस्थित होऊंगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा एक एक प्रतीक है। आज भले कैलाश चाइना के पास हो, लेकिन जब तक पार्वती माता कन्याकुमारी बनकर दक्षिण में तपस्या के लिए बैठी हुई है, तब तक कैलाश पर्वत को हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। कैलाश राजनीतिक रूप से भले ही चाइना के पास हो, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हमारी सांस्कृतिक सीमाएं चाइना के पार तिब्बत तक फैली हुई है। हमारी सांस्कृतिक सीमाएं गांधार तक फैली हुई हैं। हमारी सांस्कृतिक सीमाएं कई देश जिसको आज ईरान बोलते हैं वहां तक फैली हुई है। याद रखें सब बातों को। लेकिन आज तो हम टूटते टूटते कितने टूट गए कि प्रांतवाद के जहर से मात मेरी त्रस्त है, प्रांतवाद के जहर से मात मेरी त्रस्त है। जुगनू चांद सूरजों को दे रहे शिकस्त हैं, नीति की चिता पे सिक रही है आज रोटियां, नीति की चिता पे सिक रही है आज रोटियां। खून खेल फिर दिखा रही है शकुनियों की गोटियां, खेल फिर दिखा रही है शकुनियों की गोटियां। प्रांत देश के ही देश से महान हो गए, प्रांत देश के ही देश से महान हो गए। खाड़कू शहीद आज एक समान हो गए, खाड़कू शहीद आज एक समान हो गए। तालियों के वास्ते ही बुद्धि आज लिख रही, 2 टके के भाव घेरते सभी की बिक रही। संविधान धार धार रो रहा सुबक रहा, संविधान धार धार रो रहा सुबक रहा। देश को जो चाहे जैसे गालियां यूं बक रहा, जल रहा तिरंगा उसकी आग को बुझाइए।
आज सिर्फ पीड़ाओं के स्वर ही लेके जाइए, आज सिर्फ पीड़ाओं के स्वर ही लेके जाइए। हे भगत सिंह से युवा हमारे आज भी देशभक्ति भाव को लिए हुए समाज भी। आज भी राष्ट्रीयता में कोई कमी नहीं। आज भी अगर युवा का रक्त देखो तो उसके रक्त में वही कहीं ना कहीं भगत सिंह बैठा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं दिशा भ्रम पैदा हुआ है। मैं उसी की ओर अंगली उठाना चाह रहा हूं कि हे भगत सिंह से युवा हमारे आज भी देशभक्ति भाव को लिए हुए समाज भी। सूर्य सा अतीत अपना अब भी जगमगा रहा, आर्य रक्त धमनियों में है उबाल खा रहा। देशवादी नीतियों से खुद को जोड़ लीजिए, देश को कलम करे कलम वो तोड़ दीजिए, देश को कलम करे कलम वो तोड़ दीजिए। जीना है तो जिंदगी को दाव पे लगाइए, जीना है तो जिंदगी को दाव पे लगाइए। आज सिर्फ पीड़ाओं के स्वर ही लेते जाइए, आज सिर्फ पीड़ाओं के स्वर ही लेते जाइए। इस धरा में आज भी अनंत रत्न धान है, इस धरा में आज भी अनंत रत्न धान है। सारे जग का पेट भर दे भूमि ये महान है, अपनी शक्ति ये रसायनों से आज खो रही। हीरे देने वाली भूमि आज बांझ हो रही, हीरे देने वाली भूमि आज बांझ हो रही। अपनी बेला डेला में खुद ही विदेशी खान है। मैं भी गीत सुना सकता हूँ, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। कहना बहुत आसान है दोस्तों, अच्छा लगता है। हम देश की तारीफ करें, बहुत अच्छा लगता है। हमारे देश में ये था, हमारे देश में ये था, लेकिन आज की चिंता करें, आज हमारे देश में क्या है। जब देश आजाद हुआ था तब यदि आपको याद हो तो ब्रिटेन 3,552 करोड़ रुपए का कर्जदार था। 3,552 करोड़ रुपए हमको ब्रिटेन से लेना थे, हम लेनदार थे, ब्रिटेन हमारा देनदार था। लेकिन आज 2002 में जब 26 जनवरी में मैं कविता पढ़ रहा हूं तो आज भारत को विदेशियों का 3.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा चुकाना है। और हमारे देश का जो बजट बनता है तो हमारे देश की जितनी आय होती है उसका 40% तो हमको ब्याज चुकाने में जा रहा है। हम महान, हम बहुत आसान, मैं बोलूं मेरा देश महान, पर साथ में एक लाइन और भी गूंजेगी, मेरा देश महान, मेरे देश का कर्जा भी महान, जिसको चुकाने के लिए मेरे पास क्या है। दोस्तों याद रखें, आज भी देश में बहुत कुछ है, लेकिन हम खुद अपनी मर्जी से लूट रहे हैं। आज विदेशी लोग बोलते हैं बासमती चावल, अमेरिका बासमती चावल पेटेंट कर लिया, हल्दी पे पेटेंट कर लिया, नीम पे पेटेंट कर लिया। हमने क्यों नहीं हिम्मत से बोला कि आज तक पूरी दुनिया के जितने कैलकुलेटर चल रहे हैं, जिस जीरो पर और 1 से लेकर 10 की गिनती तक डेसिमल सिस्टम पर पूरे विश्व के कंप्यूटर चल रहे हैं, वो भारत की दी हुई है। यदि एक बार कॉपीराइट खड़े होकर मांग ले, पूरा विश्व कंगाल होकर हमने कब कहा विश्व में सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी किसने की? विश्व में सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी भारत में हुई। और ये हम नहीं कहते हैं, लंदन की जेंटलमैन मैगजीन के 1794 ईस्वी में 1794 ईस्वी में जेंटलमैन मैगजीन के अंदर चित्र छपा हुआ है, जिसमें 2 लोगों ने महाराष्ट्र के 2 वैद्यों को प्लास्टिक सर्जरी करते देखा और उन्होंने उसका चित्र छापा। एसिड सबसे पहले भारत बना। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत कहां से पास हुआ? सब बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत न्यूटन ने पास किया। आप भी अमेरिका में यही बोलते होंगे, भारत में हमको भी यही पढ़ाया गया कि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत न्यूटन ने पास किया। लेकिन न्यूटन से कई 100 वर्ष पहले भास्कराचार्य ने इस बात को कहा, शंकराचार्य ने इस बात को कहा, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत प्रतिपादित किया है। और भास्कराचार्य ने स्पष्ट लिखा हुआ है, आर्यभट्ट ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि तमाम ग्रह एक दूसरे से इसलिए बंधे हुए हैं क्योंकि इनकी आपसी आकर्षण शक्ति है। तमाम ग्रंथों में गुरुत्वाकर्षण दिया है, लेकिन हमने आज तक नहीं कहा हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? राइट बंधु ने किया। हमको भी आज तक यही पढ़ाया गया। लेकिन राइट बंधु से 8 महीने पहले बंबई की गिरगांव चौपाटी पर जे स्कूल ऑफ ड्राइंग, जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रोफेसर विष्णु तलपड़े ने 8 महीने पहले गिरगांव चौपाटी पर हवाई जहाज उड़ाकर बताया था, जिसकी रिपोर्ट है बाद में अंग्रेज गवर्नमेंट ने दबाई। अब भी कई बार उसकी रिपोर्टें खुल कर आती, वापस दबा दी जाती है। वायरलेस का आविष्कार किसने किया? जगदीश चंद्र बसु ने किया। आप लोग अमेरिका में बैठे हुए हैं, कई बार लगता है, कुछ लोगों को उस दिन भी लगा था जब हमारे देवेंद्र जी ने हिंदू राष्ट्र की कविता पढ़ी। क्यों पढ़ी? मैं चाहता हूं सत्य बात, आज आप अमेरिका में बैठे हैं, कम से कम भारतीय होने का गर्व महसूस करें। आज इस बात पर हम गर्व कर लेते हैं कि भारतीयों ने अमेरिका में कमाल दिखाया।
परंतु दोस्तों आपका यह भी कर्तव्य है कि अपने जो भाई बैठे हैं उनको समझाएं कि भागो मत अमेरिका के पीछे, क्योंकि ये कौन नहीं जानता आपकी परिस्थिति क्या है। भारत की महिलाएं बड़े गर्व करती हैं अमेरिका में जाकर रहेंगी, सब काम मशीनों से होता है, लेकिन यहाँ के मालूम पड़ता है कि सब काम मशीनों से होता है, पर आप एक नौकर भी नहीं रख सकते। हमारे भारत में तो बड़ा मजा है साहब, भारत की जब बात करो तो भारत का अपना आनंद है। अब भारत में तो एक एक गवर्नमेंट इतने इतने मंत्री रखती हैं कि यूपी में देखो इतने मंत्री, बिहार में देखो इतने मंत्री। अब जब इतने मंत्री तो उतने सारे डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे। अब डिपार्टमेंट बनाए तो कहां से डिपार्टमेंट बनाए, तो फिर बोले डिपार्टमेंट का बंटवारा कर दो, परिवार एवं समाज कल्याण तो परिवार डिपार्टमेंट अलग कर दो, समाज कल्याण अलग कर दो। अब वो एक डिपार्टमेंट था खेलकूद डिपार्टमेंट, तो बोले इसको भी डिपार्टमेंट बंटवारा कर दो, क्योंकि मंत्री ज्यादा हो गए, कहां से डिपार्टमेंट लाए, तो फिर अलग अलग मंत्री बनाते हैं, एक खेल मंत्री दूसरा कूद मंत्री। मजा है। लेकिन दोस्तों कहना चाहता हूं आप गर्व करें अपनी परंपराओं पर। अगली बार अपन सभी जगह काम करेंगे तो भारतीय साइंस कहां तक पहुंचा हुआ था, हमारे पूर्वज कहां तक पहुंचे हुए थे, हमको उन पूर्वजों पर गर्व भी है, लेकिन बीच में हमारे कुछ पूर्वजों ने ऐसे काम भी किए जिनके कारण हम अपने गौरव को भूल गए। उनकी गलतियों को हम देखें और उनकी गलतियों को सुधारने का समय आज फिर आपके सामने आया है। आप सुधारें, नई पीढ़ी पर ध्यान दें और नई पीढ़ी को कम से कम जब दूध पिलाएं तो साथ में गौरव का पाठ भी पिलाते जाएं, वरना कुछ समय बाद आप कहेंगे कि हमारी नई पीढ़ी हाथ से बिगड़ गई, निकल गई। और आज आप खुद भी कहते हैं कि आज बच्चे आते हैं 10वीं क्लास पास बच्चा जब घर पे आता है अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आता है, बाप के पांव नहीं छूता है, तो बाप के पांव क्यों छुएगा? आपने बच्चे को संस्कार दिए क्या? बच्चे के लिए बैंक बैलेंस करके रखा, पर क्या बच्चों को सिखाया? क्या आपने बच्चे के सामने अपने बाप के पांव छुए? आप विदेशों की बात करते हो, विदेश का सिद्धांत और भारत का सिद्धांत दोनों जमीन आसमान का अंतर है। विदेशी सिद्धांत है जो कमाएगा वो खाएगा, जो विदेशों में कमाता है उसकी चलती है, परिवारों में कमाने वाले की चलती है। और जब जैसे जैसे आदमी कमाना बंद करता है और आदमी के हाथ पैर कम हो जाते हैं, चलना कम हो जाता है, तो आपने देखा होगा आदमी की ताकत, शब्दों की ताकत कम होती जाती है और आदमी बाहर निकलते निकलते एक समय घर से बाहर निकलकर ओल्ड एज होम में पहुंच जाता है। ये आप सब अपने आसपास देखते होंगे। लेकिन एक भारत है, भारतीय सिद्धांत है कि जो कमाएगा वो खाएगा। ऐसा नहीं, जो पैदा हुआ है वो खाएगा और जो कमाएगा वो खिलाएगा। और यही कारण है कि भारत में जो बच्चा पैदा होता है कमाता नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चों की चलती है। बच्चों की हर जिद माननी पड़ती है। बाल हट, वृद्ध हट, स्त्रियां हट, तीनों चीज नहीं, तीनों लोग नहीं कमाते हैं, लेकिन तीनों की हट फेमस है। कमाने वाले की पुरुष हट आज तक सुनने को नहीं मिली। जैसे जैसे व्यक्ति कमाने लगता है उसके घर पे नहीं चलती है, और जैसे जैसे व्यक्ति बुढ़ा होने लगता है, जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, हाथ पैर काम करना बंद करते हैं, तो अमेरिकी सिद्धांत के अनुसार तो उसकी चलना बंद हो जाना चाहिए। लेकिन भारतीय सिद्धांत है कि जैसे जैसे व्यक्ति बुढ़ा होता है, ओल्ड एज होम नहीं जाता है, घर पे बैठता है, वो पूरे परिवार पे हुकुम चलाता है, और अगर एक आंख उठाकर देख ले तो कमाने वाला बेटा कांप जाता है। ये मेरा भारत। उस भारत की दोस्तों बात करें तभी जाके संभव है। केवल बात ना करें, उन परंपराओं को फिर से जीवित करने का प्रयास करें, तभी आप इस धरती पर खड़े होकर गौरव अनुभव कर सकेंगे भारतीय होने का, कि इस धरा में आज भी अनंत रत्न धान है, सारे जग का पेट भर दे भूमि ये महान है, अपनी शक्ति ये रसायनों से आज खो रही, हीरे देने वाली भूमि आज बांझ हो रही, अपनी बेला डीला में खुद ही विदेशी खान है। मेरे देश की धरती हीरा मोती उगले उगले हीरे मोती, कहां से उगले हीरे मोती? वो उगले पर वो हमारे हाथ में। मेरे देश की धरती हीरा मोती उगले और विदेशी कंपनियां उसको निगले। रसायन रसायन खूब विदेशी कंपनियां, भारत में हर किसान रसायन का प्रयोग कर रहा है, लेकिन क्या आपके अमेरिका में जो रसायनों के अंदर फसल उगती है वो सस्ती नहीं है? जो आज भी जिसको एनवायरमेंट तरीके से या गोबर से इनसे उगाई चीजें महंगी नहीं मिलती, मिलती है। यहाँ के लोग जानते हैं गोबर में उगाई चीज अच्छी रहती है, लेकिन भारत में सिखाया जा रहा है नहीं रसायन लाओ, और सरकार भी लाई जा रही है, क्योंकि नेताओं को खिलाओ और नेता बोलेंगे हाँ रसायन लाओ। कि अपनी बेला डीला में खुद ही विदेशी खान है, इस तरह से मेरा देश हो रहा महान है। लाल देश के बहादुरी के द्वार खोल दो, लाल देश के बहादुरी के द्वार खोल दो, जय जवान जय किसान जय स्वदेश बोल दो, डंकलों के डंक से स्वदेश को बचाइए, आज सिर्फ पीड़ाओं के स्वर ही लेते जाइए, आज सिर्फ पीड़ाओं के स्वर ही लेते जाइए, मेकाले के पुत्र छू रहे हैं आज चोटियां। अभी वेस्ट इंडीज की यात्रा करके आया हूं त्रिनिदाद से,
मुझे बड़ा गर्व होता है वेस्ट इंडीज सबसे बड़ा फास्ट फूड जो चौराहे चौराहे पर बिक रहा है और जिसके लिए पूरा देश दीवाना है। त्रिनिदाद, सूरीनाम, गयाना, इन समस्त देशों में सबसे अधिक चलने वाला फूड है फास्ट फूड डबल्स, यानी भारतीय छोले भटूरे। अमेरिका के भी आप जैक्सन हाइट के पास की एरिया में जाओ तो छोले भटूरे खूब आपको मिलेंगे, पूरा वेस्ट इंडियन मार्केट है, पूरे छोले भटूरे डबल्स मिलेंगे। लेकिन आज भारत में डबल्स नहीं, भारत में मैकडोनाल्ड खुल रहे हैं, भारत में पिज्जा हट खुल रही है। जिसको अमेरिका ने बोल दिया हट, तो यहां को उन्होंने खोल ली पिज्जा हट। भारत में कोई हट कहने वाला नहीं है, क्योंकि यहां पर अब कोई राष्ट्रीयता के लिए हट करने वाला नहीं है। पहले हमारी गुलामी का काल था, गुलामी के काल में तमाम लोग घर से बाहर निकलते थे, निकलकर बोलते थे विदेशी माल को बाहर निकाल लाओ। चौराहे पर विदेशी माल इकट्ठा किया जाता था और आग लगाकर बोला जाता था भारत माता की जय, विदेशी का बहिष्कार करो। लेकिन यह हमारी आजादी, हम बड़े प्रेम से जेब से पेन निकालकर बताते, देखा मेड इन लंदन, मेड इन अमेरिका, मेड इन जापान। आज हमको विदेशी वस्तुओं से मोह होने लगा है। जब तक हम गुलाम थे, हमारे अंदर देशभक्ति का भाव हिलोरे ले रहा था। गुलामी के समय हम कहते थे देश में गो हत्या बंद होनी चाहिए। देश की आजादी की पहली गोली चली थी मंगल पांडे की, गो हत्या बंद करो। और आजादी के बाद हम गाय का मांस काट काट कर विदेशों को निर्यात कर रहे हैं। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट सरेआम लिखती बेल काटने के 70 रुपए। कहां गई हमारी आजादी, किस बात के लिए? दोस्तों इसलिए बात कहूंगा, कुछ देर बाद हंसी की बात करूंगा, लेकिन पहले रोना सुने, क्योंकि मैंने पहले कहा है आंसुओं के पार हंसी का संसार मिलेगा। कि मेकाले के पुत्र छू रहे हैं आज चोटियां, फास्ट फूड कह के नोचते हैं गो की बोटियां। मेरी कहा था कविता पढ़ते पढ़ते बीच में बोलता बहुत हूं, और बोलता इसलिए भी हूं कि केवल संतोषी माता की कथा की तरह मेरी कविता नहीं सुन जाए। मेकाले के पुत्र, ये मेकाले कौन? मेकाले वो व्यक्ति जिसने भारत की शिक्षा पद्धति लागू की थी। और आज जो तमाम नेता लोग, सेक्युलर लोग और नई पीढ़ी आज जो भारत में घूम रही है, तमाम तरह तरह की विदेशी ड्रेस पहन पहन के जो घूम रहे हैं, इसका एकमात्र कारण है कि मेकाले आज से 100 वर्ष पहले लिख कर गया था कि मैं जो शिक्षा पद्धति चालू कर रहा हूं, इस शिक्षा पद्धति से पढ़कर निकलने वाले लोग शक्ल से भारतीय होंगे पर अकल से अंग्रेज होंगे। ये मेरा कहना नहीं है, मेकाले का कहना था कि इस शिक्षा पद्धति से पढ़कर निकले हुए लोग शक्ल से भारतीय होंगे और अकल से अंग्रेज होंगे। आज वही देखने में आता है, और आजादी के बाद भी नेहरू जी ने वही पद्धति अपनाई, तो उसका कारण हम आज देख रहे हैं। आज हम सोचें कि देश में भगत सिंह पैदा हो तो कहां से पैदा हो? आपको भी संस्कृति की रक्षा करनी दोस्तों, सोचना पड़ेगा। बहुत आसान है कह देना देश में सुभाष चंद्र बोस होना चाहिए, आप सबकी इच्छा होती है, हमारी भी इच्छा होती है देश में सुभाष चंद्र बोस पैदा होना चाहिए, भगत सिंह पैदा होना चाहिए, चंद्रशेखर पैदा होना चाहिए, बच्चे राम जैसे पैदा होना चाहिए। और फिर बाद में ये भी मन में इच्छा होती है कि देश में भगत सिंह तो पैदा हो पर मेरे घर में पैदा नहीं हो, पड़ोस में पैदा हो, क्योंकि मेरे बच्चे को तकलीफ नहीं उठाना चाहिए। देश में राम पैदा हो लेकिन मेरा बच्चा राज्य करे, जंगल नहीं जाए। देश में भगत सिंह पैदा हो पर मेरा बच्चा फांसी नहीं खाए, पड़ोस का बच्चा फांसी खाए। दोस्तों संभव नहीं है। अपने अपने घर से निकाल कर एक एक बच्चा देना पड़ेगा। आपको खुद को बिना सुभाष चंद्र बोस मन में जागृत किए हुए करते रहो नारे, फिर मना लो आप 15 अगस्त, पर कौन पूछने वाला है आपको 15 अगस्त को? आप यह भारतीय के नाम पे करो, लेकिन कौन भारतीय के नाम पे आपको सम्मान करने वाला है? यदि आपने खुद ने अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं किया तो नाटक कितने ही करना। 50 सालों से नाटक करते आए हैं। 15 अगस्त को झंडे फहराते हैं, इधर हम झंडे फहराते हैं, झंडे उतार लिए जाते हैं। 26 जनवरी पे इधर हम झंडा फहराएंगे, नेता इधर जाएंगे, झंडा उतार लिया जाएगा, झंडा फाड़ दिया जाएगा। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हमारा केवल नाटक होगा। दोस्तों नाटक हटाएं तभी कुछ काम चल सकता है। कि मेकाले के पुत्र छू रहे हैं आज चोटियां, मेकाले के पुत्र छू रहे हैं आज चोटियां, फास्ट फूड कह के नोचते हैं गो की बोटियां। छांव ठंडी नीम की पराई आज हो रही, छांव ठंडी नीम की पराई आज हो रही, आंगनों की तुलसियां भी फूट फूट रो रही। नीम, अमेरिका बोलता है नीम, बताया किसी पुराने इतिहास में 200 साल 300 साल जिस अमेरिका का पूरा इतिहास है वो नीम के ऊपर पेटेंट कराने चला, वो तुलसी के ऊपर पेटेंट कराने चला। ये अंग्रेज जिनका जुम्मे जुम्मे 4 दिनों का इतिहास है वो नीम पे पेटेंट कराएंगे, हल्दी पे पेटेंट कराएंगे। हल्दी का बताओ तुम्हारे पास तुमने कब किया, लेकिन हम बताएं हल्दी का क्या फायदा है। आज भी दूल्हे को हल्दी लगाई जाती है। नए दूल्हे भले मना करेंगे हमारे पूरे शरीर में हल्दी मत लगाना, केवल अंगली पे लगाना। तो क्यों हल्दी लगाते थे?
अमेरिका ने शोध किया, उसके पहले से हर दूल्हे को शादी में हल्दी लगाई जाती है। और क्यों लगाई जाती है? क्योंकि हल्दी लगाने से शरीर वज्र की तरह मजबूत होता है। हल्दी एंटीसेप्टिक है। हल्दी खाने के लिए भोजन में शामिल की जाती है। क्यों? अमेरिका को देख के हमने भोजन में खाना शामिल किया क्या? ये पहले से हमारी परंपरा है। हमारे ऋषि मुनियों ने सत्य खोजे हैं, परंतु जो हमारे ऋषि मुनियों की खोज, उसको हम मानने लगे बोझ। हम दोस्तों अपनी परंपराओं को बोझ ना माने। हमारी तुलसी के गुण हमको बताए गए हैं। वर्षों से तुलसी के घर में पूजा करते आए हैं। जिस घर में तुलसी होगी उस घर में तमाम कीटाणु नहीं फटकेंगे, ये बात पहले से कहा हुआ है। पर कौन पूछे? आज कहता हल्दी हमारी नींव, हमारा वास्तविक बात है। सब कुछ उनका ही है, क्योंकि हमने खुद अपना स्वाभिमान बेच दिया है। हमको खुद को, देश को किसकी पड़ी है? तिरंगा झंडा फहराना बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। गाड़ी के ऊपर लिखवा लेना मेरा देश महान, बहुत आसान है। आप लोग यहाँ बार बार बोलते हैं भारतीयों का अधिकार नहीं, तो भारतीयों का अधिकार कहां से मिलेंगे? आपने खुद कब अपने अधिकार मांगने की कोशिश की? बिना रोए मां भी दूध नहीं पिलाती है। आज तमाम देश में जब भी भारत के नाम पे बोला जाता है तो भारत के नाम पे कौन बोलने खड़ा होता है? और जो भारत के नाम पे बोलने खड़ा हो, संस्कृति के नाम पे बोलने खड़ा हो, तुरंत सारे लोग कहते हैं ये तो सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक है। उस दिन देवेंद्र सिंह जी के साथ क्या हुआ? तमाम लोग बोलने लगे ये कविता नहीं, ये कविता नहीं। अब सुने, अगर किसी की हिम्मत है तो मेरा विरोध करे आकर इस समय सामने और बताए क्या मैं झूठ बोल रहा हूं। गलत इतिहास पढ़ाओगे यही होगा। तुमने क्या क्या गलत इतिहास नहीं पढ़ाया गया? तिरंगा झंडा है, हमने स्वीकार कर लिया। सेक्युलरिज्म कि सेक्युलर के फेर में पड़कर हिंदू ने क्या पाया और सांस्कृतिक भगवा छोड़ा, सेक्युलर ध्वज अपनाया, सेक्युलर स्टेट बनाई, धर्म राज्य को छोड़ा और शांति व्यवस्था हेतु अपना हर विचार भी मोड़ा और अंग्रेजों की स्तुति को ही माना राष्ट्रीय गान। हमको 50 साल से उपदेश दे रहे थे भारत में शांति से रहो, हिंदुओं मुसलमानों शांति से रहो। अब आज अमेरिका खुद क्यों बंधन लगा रहा है मुसलमानों के ऊपर? और गलती कहां हुई है? गलती वहीं से पैदा हुई है। बात चल हुई थी देवेंद्र जी की राष्ट्रपिता वाली बात से लेकर, तो राष्ट्रपिता हैं, लेकिन गलती हुई। भारत का कोई राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। महात्मा गांधी को आप राष्ट्रपुत्र कहो, भारत के महान सपूत है कहो, बड़ी प्रसन्नता होगी। स्वयं राम, जब लक्ष्मण ने तारीफ की भैया अच्छी लंका है, राम ने कहा था अपि स्वर्णमयी लंका न में रोचते लक्ष्मण, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीसी। राम इस धरती को माता कहते हैं, कृष्ण इस धरती को माता कहते हैं। तो इस धरती का बाप तुमने कहां से बना दिया? भारत 50 वर्ष पहले नहीं बना है, भारत सदियों से भारत है। गांधी जी के आदर्श श्री राम, वो भी इस भूमि को माता कहते थे। तुम कहां से पैदा हुए उनको राष्ट्रपिता कहने वाले? तुमने संबंध गलत जोड़े हैं, तुमने परंपराएं गलत स्थापित की हैं, जिनके कारण आज देश गड्ढे में डूबता जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं इतिहास को याद रखें कि मेकाले के पुत्र छू रहे हैं आज चोटियां, फास्ट फूड कह के नोचते हैं गो की बोटियां, छांव ठंडी नीम की पराई आज हो रही, आंगनों की तुलसियां भी फूट फूट रो रही। हल्दी को है पाया मुश्किलों से फिर से हाथ में, पहरेदार लूट खोर आज एक साथ में, हिंदू राष्ट्र रोंदने को एनरान आ गया। ये एनरान, अब तो सारी पोल खुल चुकी है। जब मैंने कविता लिखी थी तब एनरान का मामला चल रहा था। और कहां के नेता? पहले कांग्रेस ने पैसा खाया, खूब शिवसेना बीजेपी ने मामला उछला, एनरान आ रहा है, एनरान आ रहा है, देश को लूट के खा जाएगा। गलत है, गलत है, गलत है। बाल ठाकरे जी खड़े को बोल रहे गलत है, मुंडे जी खड़े को बोल रहे गलत है। और जब खुद की सरकार आई तब थोड़ा बहुत संशोधन करके नहीं नहीं एनरान बहुत अच्छा है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। मुझे समझ नहीं आता मुंडे है या गुंडे हैं। ये कौन सी सेना है? देश की रक्षक सेना है, देश की भक्षक सेना है। ये भी खराब है, वो भी खराब है। पर दोस्तों मेरा एकमात्र कहना है, हम खराब हैं इसलिए सब खराब हैं। नेताओं को गाली न दे। कई बार बोलता हूं मैं इस बात को कि माना 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 कि ये नेता हैं बेईमान, इन्होंने बेच खाया सारा हिंदुस्तान, इन्होंने किए अनगिनत पाप हैं, ये जहरीले सांप हैं। मगर दोस्तों हम ये क्यों भूलें कि ये हम और जो आप हैं, यही तो इन भ्रष्ट नेताओं के बाप हैं। नेताओं को चुनता कौन है? आप चुनते हैं, हम चुनते हैं। नेता देश बेच रहे हैं। नेता देश इसलिए बेचते हैं क्योंकि हम अपना वोट बेचते हैं। हम अपना वोट जाति के नाम पर,
भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, दारू के नाम पर, थोड़ी सी सुविधाओं के नाम पर हम अपना वोट बेचेंगे तो नेता देश क्यों नहीं बेचेंगे? सबसे पहले जरूरी है आप अपने वोट बेचना बंद करें। अगर आपने अपना वोट बेचना बंद नहीं किया तो कोई भी पार्टी आएगी पैसे खाएगी, और कोई भी नेता पैसे क्यों नहीं कमाएगा? कई बार मुझको खुद को सोचना पड़ता है कि आप खुद, इस देश की जनता उस व्यक्ति से ज्यादा प्रभावित होती है और इसके बड़े बड़े बोर्ड लग रहे हैं, इसके बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे कटआउट लग रहे हैं, ये कितना पैसा खर्च कर रहा है, ये हेलीकॉप्टर से उतर रहा है तो बड़ा नेता हो गया। वो हेलीकॉप्टर से उतरेगा, पैसा बाद में कहां से जाएगा? गलती हमारी होती है। पिछली बार मेरे एक मित्र मिले, मैंने उनसे कहा देखिए यार कितना बड़ा घपला हो गया, हर्षद मेहता ने इतना बड़ा घोटाला कर दिया। वो सुन के चला गया, ठीक है ठीक है। बाद में कहा देख यार ये यूरिया घोटाला इतना बड़ा हो गया, बोला ठीक है, बड़ा संकट की बात है। कुछ दिन बाद फिर मुझे मिला, मैंने उससे फिर कहा देख यार ये हवाला कांड में इतना बड़ा घोटाला हुआ है। उस व्यक्ति ने जेब के अंदर हाथ डाला, फिर जेब से हाथ बाहर निकाला और फिर निकाल कर बोलता है, उसने अपने पैसे निकाले, गिने और गिनने के बाद बोला भैया मौर्य जी ये घपले होने से पहले मेरी जेब में 300 रुपए थे और घपला होने के बाद भी मेरी जेब में 300 रुपया है। अगर पैसा खाया, घपला हुआ, पैसा खाया तो देश का खाया, मेरा क्या खाया? पर उसको ये पता नहीं, हमको ये पता नहीं कि पैसा खाया तो किसका खाया। कि ये अमेरिकन डॉलर जो 6 रुपए में $1 आता था, कुछ समय जो 25 रुपए में एक अमेरिकन डॉलर आता था, आज उसे $1 को खरीदने के लिए हमको 48 रुपए खर्च करना पड़ रहे हैं। आज हमारे रुपए की कीमत कम होती जा रही है। आप भले जेब में रुपए रखो, आपका नहीं खाया, पर वस्तुतः बात तो है कि आपकी जेब का पैसा खाया, इस जेब से नहीं खाया तो उस जेब से निकाल के खाया। कहीं ना कहीं आपको एक एक चीज चुकाना पड़ेगा। जो एक एक गलतियां हम कर रहे हैं, जो एक एक नाटक कर रहे हैं, जो देशभक्ति के नाम पे नाटक कर रहे हैं या देशभक्ति के नाम पे चुपचाप सहन करते जा रहे हैं, इन सबका आपको जवाब देना पड़ेगा। स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर ने उस समय लिख दिया था कि समर शेष है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। केवल शिकारी पाप का भागीदार नहीं है, कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, और जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तुम चुपचाप हो, कल इतिहास के सामने खड़े होकर तुमको गवाही देना पड़ेगी, और तब आपके पास कोई शब्द नहीं होंगे, तब केवल आंसू होंगे। किस्मत की बात है आज वही आंसू मैं आपको दिखाने के लिए आपके बीच में आया हूं कि 50 साल बाद फिर आपकी आंखों में इन बात के लिए आंसू होंगे। मैं आपको आपके आंसू दिखा रहा हूं। इन आंसुओं से अगर लड़ लिए तो हमारे सामने हंसी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए कहता हूं कि मेकाले के पुत्र छू रहे हैं आज चोटियां, फास्ट फूड कह के नोचते हैं गो की बोटियां। छांव ठंडी नीम की पराई आज हो रही, आंगनों की तुलसियां भी फूट फूट रो रही। हल्दी को है पाया मुश्किलों से फिर से हाथ में, पहरेदार लूट खोर आज एक साथ में। हिंदू राष्ट्र रोंदने को एन रान आ गया, मामला बता रहा है कौन क्या क्या खा गया। उस शिवा के नाम को कलंक ना लगाइए, उस शिवा के नाम को कलंक ना लगाइए। भगवले के हाथ में विदेशी को भगाइए, भगवले के हाथ में विदेशी को भगाइए। संविधान को जो खुल के दे रहे हैं गालियां, मासूमों की गर्दनों पे रख रहे दुनालियां। लाल डेंगा को सिरों पे लेके घूमते हैं जो, घिसिंगो इमाम के चरण को चूमते हैं जो। दे हवा जिन्होंने सारे देश को जला दिया, दे हवा जिन्होंने सारे देश को जला दिया। बारूदी बमों से सारे मुल्क को हिला दिया। उनके काले कर्म पे नजर जरा घुमाइए, उनके काले कर्म पे नजर जरा घुमाइए। आज सिर्फ पीड़ाओं के स्वर ही लेते जाइए, आज सिर्फ पीड़ाओं के स्वर ही लेते जाइए, आज सिर्फ पीड़ाओं के स्वर ही लेते जाइए। और दोस्तों गलतियां अपनी महसूस करें, बहुत आसान है। आज सबसे बड़ी जो हमारी मुसीबत है, विदेशी हमारी मुसीबत नहीं, हमारी मुसीबत हमारे अपने ही लोग। अंग्रेज लोग भारत में आए, हमने भगा दिया, लेकिन कभी यह विचार नहीं किया कि अंग्रेज लोग भारत में क्यों आए। इस बात पे एक व्यक्ति ने विचार किया था 1925 में। आज से पहले उस व्यक्ति का नाम लेते हुए मन में गौरव का अनुभव होता है, डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार। उन्होंने एक ही बात पर चिंतन किया था, अंग्रेजों से हम आजादी प्राप्त कर लेंगे, पर पहले इस बात पर विचार करना जरूरी है कि हमने अपनी आजादी गंवाई क्यों। और हमने अपनी आजादी इसी बात पर गंवाई थी क्योंकि हम जाति पाति के रूप में फूटे रहे, हम राजनीतिक रूप से फूटे रहे, हम अलग अलग संप्रदाय के नाम से, धर्म के नाम से फूटे रहे। हमारी फूट का लाभ विदेशियों ने उठाया और आज भी कोई अंतर नहीं है। तब अंग्रेज लोगों ने फूट डाली, आज काशीराम फूट डाल रहे हैं, आज मायावती फूट डाल रही है। और मेरा कहना दोस्तों, माया को भी गाली क्यों दूं,
माया चाहे राम की हो या काशी राम की। निर्भय बाबा कई बार बोलते थे, नाम सुना होगा आपने निर्भय बाबा का, निर्भय आदर्श जी थे। वो कई बार बोलते थे माया राम की हो या काशी राम की, दोनों का काम एक ही है, जीव और ब्रह्म में भेद डालना। और इसीलिए मेरे को भी जब सोचना पड़ा कि माया तो भेद डालती है, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे उभय बीच सी सुहती कैसे, जैसे आप लिखते होंगे 108 फला फला महात्मा, कई सारे संत भारत से यहाँ आते हैं। अगर सही बात है, कभी संत आते हैं, कभी कभी आते हैं, हम जैसे कभी आ गए, लेकिन इस प्रकार से बोलने में सब डरते हैं। और दोस्तों अगर डरे तो जो डरेगा वो मरेगा। क्यों? जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। इस अमेरिका में खड़े हुए आप हैं। पिछले दिनों जब कार्यक्रम हुआ था न्यू जर्सी में एक जगह पे, तो मेरे मित्र रवि अधिकारी प्रेस रिपोर्टर, वो बोले मोरे साहब आप अमेरिका के बारे में बोलो। मैंने कि अमेरिका के बारे में बोलो या भारत के कंधार विमान अपहरण के बारे में बोलो, परिस्थिति सेम है। अमेरिका के विमान का भी क्या हुआ, एक विमान जिस पर 700 लोग सवार, आतंकवादी केवल 4। अगर आप कल्पना करो जब फ्लाइट के अंदर बैठते हैं तो कितनी सकरी जगह होती है बीच में, एक आदमी मुश्किल से क्रॉस करता है। जब बाथरूम के लिए जाना पड़ता है तो कितना इधर उधर होकर जाना पड़ता है, कितनी सकरी जगह। उस सकरी जगह पे 4 लोग खड़े हुए और 700 लोग, हर आदमी इस बात को सोचता रहा मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अगर 4 लोगों ने उस समय मरने का सोच लिया होता तो आज ये ना अमेरिका का स्वाभिमान भंग होता, ना 700 लोग मरते। इसीलिए कई बार कहता हूं कि 4 लुटेरों ने जब मिलकर खुद मरने का सोच लिया तो चूहे ने भी जाकर हाथी के मुंह को नोच लिया। ये मुंह नोचा इसलिए कि हम सब अपने अपने मरने से डरते रहते हैं। और इसलिए कई बार जो मैं कविता पढ़ता हूं, मैं संभव है इसके बाद वो कविता आप बीच पढ़ूं जिस कविता का शीर्षक है कि कल मौत आने को ही है तेरे भी द्वार, कि कल मौत आने को ही है तेरे भी द्वार, क्या होगा बहाने से यूं आंसुओं की धार, फैल रहा है जहां में ये जो पापाचार, इसका है प्यारे सिर्फ एक उपचार, कि भाइयों से बड़ा भाई बन मेरे यार। कहां से आएगा भाईचारा? लोग बोलते हैं, मेरे तमाम कभी बोलते हैं मोरे जी जो बात करते हैं इससे विरोध फैलता है, हम तो देश में भाईचारा लाना चाहते हैं। मैं कहता हूं देश में भाईचारा आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे मुंबई में भाई किसको बोलते हैं? दाऊद भाई, गवली भाई, राजन भाई। हमारे जो गुंडा होता है उसको भाई बोलते हैं। और कई बार मैं इसलिए बोलता हूं कि भाई देश में भाईचारा आएगा कैसे? क्योंकि भाई तो दुबई में, और चारा लालू प्रसाद के पेट में। तो ना तो है भाई ना ही है चारा, तो कहां से आएगा भाईचारा? भाईचारा लाने का सिर्फ एक तरीका है कि भाई से बड़े भाई बन जाओ। जब तक गुंडों का मुकाबला करना नहीं सीखोगे तब तक देश में कभी शांति से रहा नहीं जा सकता। अहिंसा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अहिंसा महावीर को शोभा देती है, कायरों को अहिंसा कभी शोभा नहीं देती। इसलिए दोस्तों कहना चाहता हूं कि कल मौत आने को ही है तेरे भी द्वार, क्या होगा बहाने से यूं आंसुओं की धार, फैल रहा है जहां में ये जो पापाचार, इसका है प्यारे सिर्फ एक उपचार, कि भाइयों से बड़ा भाई बन मेरे यार, चाकुओं के आगे तू निकाल तलवार, बंदूकों के आगे प्यारे बम फोड़ तू, और जिंदगी जो चाहे कायरता छोड़ तू, पापियों से प्राणों की तू मांग मत भीख, पापियों से प्राणों की तू मांग मत भीख, जीना है तो पापियों का खून पीना सीख, जीना है तो पापियों का खून पीना सीख। क्यों? कि जनता की फूट आतंकों की जन्मदाता है, कि जनता की फूट आतंकों की जन्मदाता है, एक आदमी लाखों करोड़ों को डराता है, एक एक करके मारे जाते हैं लोग क्योंकि, कि एक एक करके मारे जाते हैं लोग क्योंकि एक को बचाने ना कोई दूजा आगे आता है, एक को बचाने ना कोई दूजा आगे आता है। अपनी जो जिंदगी बचाना चाहे तू, अपनी जो जिंदगी बचाना चाहे तू, तो थोड़ा थोड़ा औरों के लिए भी जीना सीख, जीना है तो पापियों का खून पीना सीख, जीना है तो पापियों का खून पीना सीख। हमारे मित्र सुरेंद्र तिवारी जी बैठे हुए हैं, शब्दों में जिनके ओज है, भारत से 7 समंदर पार अमेरिका में बैठकर जिन्होंने हिंदी समिति की ज्योति जलाई हुई है। मैंने उनके शब्दों को पढ़ा हुआ है, वीरता भी उनके शब्दों से टपकती है, और वो तुरंत समझ जाएंगे क्योंकि मैं बार बार एक कवि का नाम लेता हूं, स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर। उनकी ही ये पंक्तियां थी
कि अब एकमात्र पंथ बचा है दुनिया में जीने का कि अभ्यास करो छागियों रक्त पीने का। हम क्या कविता लिखेंगे? अब हम क्या कविता लिखेंगे? जो लिखना थे पहले लिख गए और वास्तव में शाश्वत सत्य लिखकर गए हैं। मैं उन्हीं सत्यों को बार बार आपके बीच में दोहराऊंगा। ये कविता फिर आपके बीच पढ़ूंगा, लेकिन पहले उस बात को कहना चाहता हूं कि हम अपनी गलती महसूस करें। हमारे काशीराम को गाली देने के पहले, मायावती को गाली देने के पहले अपने आप के दिल में भी झांक के देख ले कि क्या हमने अपने भाइयों को अपने पास बिठाने की कोशिश की? क्या हमने छुआछूत दूर करने की कोशिश की? क्या हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं? क्या हम अपना जातिवाद छोड़ने को तैयार हैं? यदि हम अपना जातिवाद छोड़ने को तैयार नहीं है तो बंद कर दे राम की उपासना। केवल उपासना करने से आपका कोई भला नहीं होना है। मंदिर में गीत गाएंगे शबरी के राम, केवट के राम, जटायु के राम, और बाहर निकल के बोलेंगे दूर हट चमार। तो कहां गया आपका राम के प्रति प्यार? दोस्तों, अगर हमको अपने ही बंधुओं से प्यार नहीं है तो समझ लो कि हमको भी शबरी के राम से कोई सरोकार नहीं। इसलिए याद रखें, माया कोई सी भी हो, कि माया का है काम ध्यान राम से हटाती है। माया का है काम ध्यान राम से हटाती है। जीव ब्रह्म को सदा पृथक पृथक दिखाती है। कि फूल फल रही है काशी राम की प्रजातियां, फूल फल रही है काशी राम की प्रजातियां। देश से बड़ी हुई है आज क्यों ये जातियां? दोष इनको दीजिए न खुद का दिल टटोलिए, दोष इनको दीजिए न खुद का दिल टटोलिए। एक बार आप उनसे प्रेम से तो बोलिए, एक बार आप उनसे प्रेम से तो बोलिए। राम बन के गर दिलों से दिल को आप जोड़ दें, राम बन के गर दिलों से दिल को आप जोड़ दें। राम बन के गर दिलों से दिल को आप जोड़ दें, राम बन के गर दिलों से दिल को आप जोड़ दें। तो क्या मजाल काशी राम की देश तोड़ दें, क्या मजाल काशी राम की देश तोड़ दें, क्या मजाल काशी राम की देश तोड़ दें। राम बन के केवटों को फिर गले लगाइए, राम बन के केवटों को फिर गले लगाइए। शबरियों के झूठे बेर मीठ कह के खाइए। आज सिर्फ पीड़ाओं के स्वर ही लेते जाइए, आज सिर्फ पीड़ाओं के स्वर ही लेते जाइए। मुझसे कुछ समय पहले वन बंधु परिषद भारत में जो संस्था काम कर रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जो पूरे वन में स्कूल खोलने का काम कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में माननीय श्याम जी गुप्ता आपके बीच में आए थे। और कई लोगों ने आप में से बताया कि उन्होंने एकल विद्यालय चलाने के लिए कई लोगों ने यहाँ से अनुदान भी दिया है। मैं चाहता हूँ आपकी धारा बनी रहे, समाज की धारा बनी रहे, और आप ये समाज का जो भेदभाव बीच में बढ़ रहा है इसको दूर करने के लिए प्रयास करते रहें, और अच्छे काम में जिस प्रकार सहयोग चाहें उस प्रकार करते रहें। तो संभव है अगली बार मुझको इस प्रकार की कविता नहीं सुनानी पड़ेगी कि केवटों को राम बन के फिर गले लगाइए, शबरियों के बेर फिर से मीठे कह के खाइए। आज सिर्फ पीड़ाओं के स्वर ही लेते जाइए, आज सिर्फ पीड़ाओं के स्वर ही लेते जाइए। शक्ति को नकारना ही तो महान पाप है, शक्ति को नकारना ही तो महान पाप है। शांति गीत शक्तिहीन कायरों का जाप है, शांति गीत शक्तिहीन कायरों का जाप है। सैकड़ों सियाएं आज हो रही विलुप्त है, सैकड़ों सियाएं आज हो रही विलुप्त है। राम वाली शक्ति अब तलक पड़ी प्रसुप्त है। सुरेंद्र जी की बात उस दिन सुन रहा था मैं, और बात सत्य भी है। आप अपने बच्चों को स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाते हैं, आपकी मजबूरी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। अमेरिका में रहने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। भारत के बच्चों के साथ मजबूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जब बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं तो माँ बाप बहुत गर्व होता है, वो मेरा बच्चा मेरे से मम बोलता है। जबकि मम्मी का अर्थ उनको मालूम ही नहीं। मम्मी का अर्थ होता है मिस्र में जो मुर्दे रखे जाते हैं उनको बोलते हैं मम्मी। डैडी को बड़ा शब्द प्रचलन है डेड, और डेड का अंग्रेजी अर्थ क्या होता है आप खुद जानते। दोस्त, भाषा का सवाल नहीं, भाषा के पीछे हमारे जो भाव गलत आ रहे हैं उनका सवाल है। बच्चों को सीखे, लेकिन क्या हम बच्चों को घर पे हिंदी बोलना सिखाते हैं? क्या हम बच्चों को घर पे हिंदी संस्कार देना सिखाते हैं? नहीं। यदि नहीं सिखाए तो जो परिणाम आना है वो आना है। वो आपको भी मालूम है क्या परिणाम होना है, मुझको भी मालूम है क्या परिणाम होना है। केवल मैं इतना कर रहा हूं, उन परिणामों को आपको एक झांकी दिखा रहा हूं। हमने शक्ति को नकारा तो आज भारत की 32,000 वर्ग मील भूमि चाइना ने कब्जा कर ली। पाकिस्तान के पास भूमि कब्जा है। अमेरिका का नक्शा जब भारत का नक्शा बनाता है तो पूरा कश्मीर ऊपर से लेकर यहां तक कटा हुआ दिखाया जाता है। कश्मीर, हम चिल्लाते रहे कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, लेकिन विश्व कौन मानने को तैयार है? हमने कभी अपनी भूमि को अपनी भूमि स्वीकार नहीं किया। इसलिए आज हमारे जो प्रधानमंत्री बैठे हैं
नोबेल पुरस्कार पा लेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं नोबेल पुरस्कार से बढ़ के उनके लिए वह पुरस्कार होगा कि वो देश के जन जन का प्यार जीत ले। बात करें एक बार, जब अटल बिहारी पहले बोलते थे कि कैलाश हमारा है, तो आज क्यों नहीं खुलकर बोल रहे हैं? क्योंकि 13 दलों की सरकार है। कहे कि सरकार है, सरकार है, ठीक है, सरकार की जगह चलेगी, लेकिन सरकार के साथ जिन चीजों से तुमको सरोकार है उनको तो मत भूलिए। पहले कहते थे चीन हमारी भूमि मत छीन, अब आपके पास ताकत आई है तो एक बार जब पाकिस्तान वाले अधिकृत कश्मीर की बात करते हो तो चाइना वाले अधिकृत हमारी भूमि की बात करो। ये कैलाश पर्वत जो चीन ने छीना हुआ है उसके लिए कम से कम एक बार बोल तो दो कि शक्ति को नकारना ही तो महान पाप है, शांति गीत शक्तिहीन कायरों का जाप है, सैकड़ों सियाएं आज हो रही विलुप्त है, राम वाली शक्ति अब तलक पड़ी प्रसुप्त है, छिड़का जा रहा नमक है आज फिर से घाव पे, केस केसरी लगे हैं आज माँ के दाव पे, केस केसरी लगे हैं आज माँ के दाव पे, शांति संधियों पे आप दस्तखत न कीजिए कि शांति संधियों पे आप दस्तखत न कीजिए, शांति संधियों पे आप दस्तखत न कीजिए, भूमि जो दबाई चीन ने वो छीन लीजिए, भूमि जो दबाई चीन ने वो छीन लीजिए, खंड खंड देश को अखंड फिर बनाइए, खंड खंड देश को अखंड फिर बनाइए, आज सिर्फ पीड़ाओं के स्वर ही लेते जाइए, आज सिर्फ पीड़ाओं के स्वर ही लेते जाइए। दोस्तों, मेरा 1 घंटा केवल पहले आंसू है और इन आंसुओं का उपचार ही हमारे लिए देश में बाहर लाएगा कि घोटाले की चाट चटपटी सुहाती है हम। आज देश में काफी कुछ अच्छा भी हो रहा है, उसके लिए तमाम समाचार पत्र क्यों नहीं बोलते? आज देश में एक घटना होती है, हरिजन के साथ हुआ, वो घटना दिखाई जाती है, लेकिन जब घटना होती है कि तमाम साधु जाकर काशी के अंदर डोमराज, जिसको सबसे नीची जाति का व्यक्ति माना जाता है, उस चांडाल के घर में बैठकर तमाम साधु भोजन करते हैं, उस बात को तमाम पेपर वाले क्यों नहीं उछालते हैं? क्योंकि मसाले की खबर नहीं है। जब प्रेम बढ़ता है जातियों के बीच में, कोई नहीं दिखाता है। एक नरसंहार की घटना होती है, पेपरों को मुख पृष्ठ में छा जाती है। मैं कहना चाहता हूं भाइयों, पत्रकार बनो, लेकिन कम से कम अपने धर्म का तो ख्याल करो, क्योंकि मैं जानता हूं दोस्तों, जो आप अखबारों में पढ़ते हैं सारी खबरें सत्य नहीं। रोज हजारों ट्रेनें टाइम से चलती हैं और टाइम से मुकाम पर पहुंच जाती है। कभी अखबार में नहीं छपती कि इतनी ट्रेनें चल के टाइम से पहुंच गई। हम धन्यवाद देना नहीं जानते, लेकिन एक ट्रेन उलटती है, हम तमाम इस्तीफे की मांग करने लगते हैं, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हम जो देश में सत्य हो रहा है, मैं तमाम भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, उस सत्य को भी दिखाएं। तमाम पत्रकार भाई यदि बुरी चीज दिखा रहे हैं तो अच्छी चीज दिखाने का ठेका भी उनको है। इस देश में एक आस्था का वातावरण पैदा हो, इसके लिए जरूरी आप दिखाएं। आजम खां के बयान को मुख पृष्ठ पर, भारत माता को गाली दी मुख पृष्ठ पर, दाऊद रोज पन्ने पे, प्रथम पन्ने पे दाऊद क्योंकि आपका अखबार बिक रहा है, रोज पन्ने पे शकील और मेमन क्योंकि अखबार बिक रहा है। दाऊद की प्रेस कॉन्फ्रेंस चुपचाप होती है, मुख पृष्ठ पे छपता है, टीवी पर दिखाया जाता है, यासीन का गान कराया जाता है। तब मैं कहता हूं कि नहीं दिखाए मां बहनों के कटे हुए उन स्तन को, नहीं दिखाया घाटी के विस्थापित हिंदू क्रंदन को, नहीं दिखाई जबरन सुन्नत और उखाड़ी चोटी को, नहीं दिखाई मां के मुंह में संतानों की बोटी को। आतंकी की धमकी ने टीवी से हिंदी हटवा दी और समाचार कहने वाली के सिर से हिंदी हटवा दी। तो तुम्हारे तमाम समाचार माध्यम कहां से इज्जत होगी? आज बोलते पत्रकार की इज्जत नहीं है, तो कहां से पत्रकार की इज्जत होगी? दारू और अंडे पर बिकोगे और अखबार में इस प्रकार लिखोगे तो कौन तुम्हारी इज्जत करेगा? कौन महावीर प्रसाद द्विवेदी का आदर्श मान रहा है? कौन गणेश शंकर विद्यार्थी का आदर्श मान रहा है? तुम अपने आदर्श जिनको बनाए हैं, तुम्हारे लिए भी गीता बहन की खबर बड़ी नहीं होती है, तुम्हारे लिए भी ऐश्वर्या राय की खबर बड़ी होती है। विश्व सुंदरी बनी, वो मुख पृष्ठ पर आएगा, लेकिन पीटी उषा जीत कर आएगी, उसको मुख पृष्ठ पर क्यों नहीं दिखाते हो? जब देश की महिलाएं काम करती है, गांव में भौरीबाई को बड़ा काम करती है, उसको क्यों नहीं दिखाते हो? परंतु दोस्तों, आप पत्रकार नहीं है, आप सामने बैठे, लेकिन आप भी ध्यान रखें, आपको भी वही न्यूज पढ़ने में आता है, आपको भी वही चैनल देखने में मजा आता है जिसपे चटपटी मसालेदार खबर हो। मसाला बहुत अच्छा होता है। अब आजकल भारतीय फूड को अमेरिकन लोग ज्यादा लाइक करते हैं क्योंकि स्पाइसी चीज है, पर दोस्तों मसाला बहुत अच्छा होता है, लेकिन ज्यादा मसाला रोज रोज खाओगे तो डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। आप अमेरिकन से पूछ लो।
कि घोटालों की चाट चटपटी सुहाती है हमें, बात उल्टी शीघ्र ही समझ में आती है हमें। नित नवीन घोटालों का होता रोज नाश्ता, हो मसाला उस खबर से ही है अपना वास्ता। केक टस खड़े किए हैं स्याहियों से सींच के, केक टस खड़े किए हैं स्याहियों से सींच के, रोज कृत्य सुर्खियों में पापियों के नीच के। एक खबर दुबई से आती है और यहां का पत्रकार तुरंत देता है, तो उस पत्रकार को पकड़ के जेल में क्यों नहीं ले जाता है? तुम्हारे आतंकवादी से कांटेक्ट है, तुम्हारा सूत्र है, वो तुम्हारा सूत्र है या तुम उसके लिए दलालीगिरी कर रहे हो, उसकी बात को हाईलाइट करने के लिए काम कर रहे हो? ये भी पूछना चाहिए। तुम्हारे लिए स्वतंत्रता का कहां तक हक है कि केक टस खड़े किए हैं चुआइयों से सींच के, रोज कृत्य सुर्खियों में पापियों के नीचे। छाप छाप दाऊदों को भी महान कर दिया, छाप छाप दाऊदों को भी महान कर दिया, और कलम को आजमों की ही जुबान कर दिया। मानवीयता की बाह यूं नहीं मरोड़िए, मानवीयता की बाह यूं नहीं मरोड़िए। आप बुद्धि खाइए बिछाइए व ओढ़िए, तुम्हारी बुद्धि तुम्हें मुबारक हो। मुझको ऐसी बुद्धि से सरोकार नहीं और ऐसे बुद्धिजीवी से सरोकार नहीं कि आप बुद्धि खाइए बिछाइए व ओढ़िए। सेवा को मरोड़ के न पत्र यूं चलाइए, सेवा को मरोड़ के न पत्र यूं चलाइए। हो सके तो भारतीय भावना जगाइए, आज सिर्फ पीड़ा है के स्वर ही लेके जाइए, आज सिर्फ पीड़ा है के स्वर ही लेके जाइए, आज सिर्फ पीड़ा हो के स्वर ही लेके जाइए, आज सिर्फ पीड़ा हो के स्वर ही लेके जाइए। दोस्तों, मैं जानता हूं मैंने आपसे वादा किया था 1 घंटे तक आपके सामने इसी प्रकार की बातें करूंगा। इन दर्द की बातों की कोई कमी नहीं है, परंतु मैं चाहता हूं इस दर्द में परिवर्तन करूं। मैं रोऊंगा, लेकिन मुझे मालूम है अब आप रोने के साथ साथ हंसेंगे भी, क्योंकि मैंने कहा था आंसुओं के पार हंसी का संसार मिलेगा। उस संसार के लिए फिर प्रस्तुत है आपके सामने कविता। बाबा रोए रहे।